आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कंपनी की जिसका नाम शायद हर किसी ने नहीं सुना होगा, पर इसका असर हमारी जिंदगी के हर पहलू पर है। सोचिए, एक ऐसी कंपनी जो सरकारों को सलाह देती है, जो शेयर बाजारों की दिशा तय कर सकती है, और तो और दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों में जिसकी भारी हिस्सेदारी है। इस कंपनी का नाम है ब्लैक रॉक। तो सवाल यही है, क्या ये वाकई दुनिया की वो सबसे ताकतवर कंपनी है जिसके बारे में ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं? चलिए, आज की इस बातचीत में हम इसी छिपी हुई लेकिन जबरदस्त ताकत को समझने की कोशिश करेंगे। वो ताकत जो ग्लोबल इकोनॉमी के बिल्कुल सेंटर में बैठी है। $10 ट्रिलियन, ये नंबर इतना बड़ा है कि इसे समझना भी मुश्किल है। चलिए इसे ऐसे देखते हैं। अगर कोई हर सेकंड $1 खर्च करे तो $10 ट्रिलियन खर्च करने में पता है कितना टाइम लगेगा? 3,17,000 साल। ये दिमाग घुमा देने वाला आंकड़ा है। और हां, एक बहुत जरूरी बात, ये पैसा ब्लैक रॉक का अपना नहीं है, ये पैसा है उनके क्लाइंट्स का। ये हम सबके, टीचर्स, नर्सों, पुलिस अफसरों, इन सबके पेंशन फंड्स का पैसा है। और रुकिए, बात यहीं खत्म नहीं होती। ये तो बस वो पैसा है जिसे वो मैनेज करते हैं। उनका एक अपना सॉफ्टवेयर है, नाम है अलादीन। ये अलादीन $21 ट्रिलियन की और संपत्ति पर नजर रखता है। सोचिए, ये सिर्फ एक सॉफ्टवेयर नहीं है, ये एक पूरा इकोसिस्टम है। इतना पावरफुल कि दुनिया के दूसरे बड़े बड़े बैंक और फाइनेंशियल कंपनियां भी अपने खुद के रिस्क को मैनेज करने के लिए इसी अलादीन पर निर्भर हैं। तो सवाल उठता है कि इसका हमारी आपकी रोजमर्रा की जिंदगी पर क्या असर पड़ता है? जरा सोचिए, सुबह जिस एप्पल फोन को देखते हैं, जो माइक्रोसॉफ्ट का सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं, या फिर जो फोर्ड की गाड़ी चलाते हैं, हर एक चीज में ब्लैक रॉक एक बहुत बड़ा शेयर होल्डर है। मतलब जब भी हम इन कंपनियों से कुछ खरीदते हैं तो कहीं ना कहीं हम एक ऐसी कंपनी से डील कर रहे होते हैं जिसमें ब्लैक रॉक की बहुत बड़ी हिस्सेदारी है। असर इतना गहरा है। तो सवाल यह है कि आखिर ये फाइनेंशियल जायंट ये दैत्य बना कैसे? मजे की बात यह है कि इसकी कहानी शुरू होती है एक बहुत बड़ी नाकामी से, पूरे $100 मिलियन की एक सबक से। और इस कहानी के सेंटर में है एक शख्स, लैरी फिंक, एक मामूली जूते बनाने वाले के बेटे, लेकिन जिनके सपने बहुत बड़े थे। मन में सत्ता हासिल करने की जबरदस्त महत्वाकांक्षा थी। अब देखिए, 1980 के दशक में फिंक ने एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल प्रोडक्ट को पॉपुलर बनाने में मदद की। इसका नाम था मॉर्गेज बैक्ड सिक्योरिटी। अब यह सुनने में बड़ा भारी भरकम लगता है ना? पर इसे एक फाइनेंशियल कैसरोल की तरह समझिए। बहुत सारे होम लोन्स लिए, उन्हें एक साथ मिला दिया, एक प्रोडक्ट में बेक किया और फिर उसके छोटे छोटे टुकड़े करके इन्वेस्टर्स को बेच दिया। तो फर्स्ट बॉस्टन नाम की फर्म में लैरी फिंक का करियर रॉकेट की स्पीड से ऊपर गया। 1976 में एक बॉन्ड ट्रेडर की तरह ज्वाइन किया और सिर्फ 7 साल में 1983 तक वो फर्म के इतिहास के सबसे यंग मैनेजिंग डायरेक्टर बन गए। कमाल था। लेकिन फिर 1986 में एक गलत अंदाजे की वजह से सिर्फ एक ट्रेड में उन्होंने $100 मिलियन डुबो दिए। और यही वो पल था, यही वो गिरावट थी जिसने उन्हें वो सबक सिखाया जिससे उनका करियर हमेशा के लिए बदल गया। लैरी फिंक ने खुद बाद में इस बारे में कहा था, मैं खुद से बहुत नाराज था, मुझे खुद पर शर्म आ रही थी। आप सोच सकते हैं कि उस नाकामी ने उन्हें अंदर तक कितना झकझोर दिया होगा। और इसी तबाही से, इसी शर्मिंदगी से उनके अंदर एक जुनून पैदा हुआ जो जिंदगी भर उनके साथ रहा। और वो जुनून था रिस्क को मैनेज करने की कला में महारत हासिल करना। और बस यही फलसफा, यही आइडिया उनकी नई कंपनी का आधार बना, जिसका नाम था ब्लैक रॉक। शुरुआत हुई 1988 में। और इसी जुनून से जन्म हुआ अलादीन का। जी हां, ब्लैक रॉक का सीक्रेट वेपन, एक ऐसा टेक्नोलॉजिकल चमत्कार जिसने लैरी फिंक के रिस्क मैनेजमेंट के जुनून को एक ग्लोबल एम्पायर में बदल कर रख दिया। तो ये अलादीन आखिर करता क्या है? देखिए, ये बेहिसाब फाइनेंशियल डेटा को एक साथ लेता है, उसे प्रोसेस करता है, ये अनगिनत क्या होगा अगर वाली सिनेरियो चलाकर देखता है, और किसी भी इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो से जुड़े हर छोटे बड़े रिस्क को परखता है। ये इतना पावरफुल है कि कुछ लोग तो कहते हैं कि ये भविष्य बता सकता है। और जाहिर है, इसी की वजह से ब्लैक रॉक को इन्वेस्टमेंट के फैसले लेने में वो बढ़त मिलती है जो किसी और के पास नहीं। चलिए अब कहानी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और पहुंचते हैं साल 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस पर। ये वो मोमेंट था जब ब्लैक रॉक सिर्फ एक बड़ा खिलाड़ी नहीं रहा, बल्कि एक ग्लोबल पावर बन गया। याद है ना, हमने भी बात की थी कि कैसे 1980 के दशक में लैरी फिंक ने मॉर्गेज बैक्ड सिक्योरिटीज मार्केट को बनाने में मदद की थी। 2008 का जो संकट था, उसके सेंटर में यही कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट्स थे।
और यहीं पर कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आता है, एक विडंबना। 2008 में अमेरिकी सरकार ने किसे चुना इन खराब यानी टॉक्सिक एसेट्स को साफ करने के लिए? लैरी फिंक को। यानी जिस शख्स ने उस मार्केट को बनाने में मदद की थी, उसी को अब उसकी सफाई का काम सौंपा गया। ये तो कुछ वैसा ही हुआ जैसे लोमड़ी को मुर्गी घर की रखवाली सौंप दी जाए। जाहिर है, इससे एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हुआ, क्या ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं था? मतलब एक तरफ तो ब्लैक रॉक अमेरिकी सरकार का ऑफिशियल एडवाइजर था जो बैंकों को बचाने में मदद कर रहा था, और दूसरी तरफ वो उन्हीं बैंकों में सबसे बड़े शेयर होल्डर्स में से एक था। ब्लैक रॉक ने इसके जवाब में अपनी चाइनीज वॉल्स का हवाला दिया। ये एक फाइनेंशियल टर्म है जिसका मतलब होता है कंपनी के अलग अलग डिपार्टमेंट्स के बीच जानकारी का लेन देन रोकने वाली एक कानूनी दीवार, ताकि हितों का टकराव ना हो। पर आलोचक कहते हैं कि ये दीवारें हमेशा उतनी मजबूत नहीं होती जितनी बताई जाती हैं। और इस पूरे संकट के बीच, इस सारी उथल पुथल के बीच, लैरी फिंक ने उस आपदा को अवसर में बदल दिया। ब्लैक रॉक ने बार्कलेज ग्लोबल इन्वेस्टर्स को $13.5 बिलियन में खरीद लिया और बस रातों रात वो दुनिया के सबसे बड़े एसेट मैनेजर बन गए। तो ये तो हुई इतिहास की बात, पर अब क्या? ब्लैक रॉक का अगला बड़ा मूव क्या हो सकता है? इसका जवाब शायद उनकी सबसे हालिया कमाई की रिपोर्ट में छिपा है। एक छोटा सा लेकिन बहुत ही जरूरी संकेत, -$35 बिलियन। ये वो नंबर था जो ब्लैक रॉक की शानदार तिमाही नतीजों की हेडलाइंस के नीचे कहीं दबा हुआ था। ये एक खास तरह के फंड से एक बहुत बड़ी रकम की निकासी थी। तो इसका मतलब क्या है? देखिए, ये कोई पैनिक सेलिंग नहीं है, मतलब घबराकर पैसा नहीं निकाला जा रहा, बल्कि ये दुनिया के सबसे बड़े और सबसे समझदार इन्वेस्टर्स जैसे बड़े बड़े पेंशन फंड्स, वो एक सोची समझी रणनीति के तहत अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस कर रहे हैं। ये एक खामोश लेकिन बहुत बड़ा बदलाव है। तो ये पैसा जा कहाँ रहा है? ये पैसा अमेरिकी स्टॉक मार्केट से निकलकर बॉन्ड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर और कैश जैसी सुरक्षित जगहों पर जा रहा है। अब सवाल है, ऐसा क्यों? क्योंकि ये वो एसेट्स हैं जो स्टैगफ्लेशन के माहौल में बेहतर काम करते हैं। स्टैगफ्लेशन मतलब जब महंगाई बहुत ज्यादा हो लेकिन इकोनॉमी की ग्रोथ रुकी हुई हो। ऐसे मुश्किल समय में इन्वेस्टर्स को सेफ्टी और स्थिरता चाहिए होती है, और बॉन्ड्स और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी चीजें वही देती हैं। और यही एक बहुत ही दिलचस्प पैटर्न देखने को मिलता है। एक तरफ बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स खामोशी से पैसा निकाल रहे हैं, और दूसरी तरफ आम रिटेल इन्वेस्टर्स यानी हम आप जैसे लोग अक्सर अपने ऑटोमेटिक रिटायरमेंट प्लान्स के जरिए उसी बाजार में और पैसा डाल रहे हैं। तो एक तरफ है स्मार्ट मनी जो आने वाले तूफान के लिए तैयारी कर रहा है, और दूसरी तरफ है आम पब्लिक जो हमेशा की तरह इन्वेस्ट कर रही है। और यहीं पर आकर हम अपने सबसे जरूरी सवाल पर पहुंचते हैं। अगर दुनिया के सबसे बड़े, सबसे समझदार इन्वेस्टर्स आने वाले किसी तूफान के लिए अपनी पूंजी को सुरक्षित जगहों पर ले जा रहे हैं, तो ये बाकी सब के लिए क्या संकेत देता है? देखिए, ब्लैक रॉक की कहानी हमें एक बात साफ साफ बताती है। फिनेंस की दुनिया में सबसे बड़ी ताकत जानकारी है, और जो लोग ये जानते हैं कि हवा का रुख किस तरफ है, वही इस खेल में हमेशा आगे रहते हैं।